नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। ये हमारा एक वीकली प्रोग्राम है जिसमें हम रियल एस्टेट के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं अपनी टीम के साथ आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मिस्टर प्रवीण अरोड़ा। रीसेल से हमारे एक्सपर्ट हैं रोहित जैद का, और रीसेल से ही हैं पुनीत। सो प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी मार्केट की अपडेट लूंगा कि जो जीटीए की मार्केट है, पील की जो मार्केट है, वो किस तरह बिहेव कर रही है पिछले एक दो वीक्स के अंदर। और फिर उसके बाद हम अपने जो आज का टॉपिक है, जो बहुत ही कॉमन चीज़ें दिखनी हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी जो पिछले कई सालों में हमें नज़र नहीं आई थी, वो बैंक के पास लेंडर्स के साथ पावर ऑफ सेल के ऊपर आ रही हैं। और फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ये एलेबोरेट करके इसके बारे में बताएं कि ये सिचुएशन लोगों को क्यों फेस करनी पड़ रही है। तो थोड़ी सी पहले मार्केट की एक अपडेट हल्की शेयर करें जरा। दिनेश, सबसे पहले तो जैसे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में हम बात करते हैं, और एक मैं लोगों को, हमारे व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, टॉपिक हम हमेशा जैसे जैसे लोग हमारे साथ बातचीत करते हैं, हमें कहते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करें, उसके बेसिस पे हम टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। और इस टॉपिक का और बाकी चीजों का थोड़ा जो रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मार्केट में दिनेश अभी तक जो फरवरी का महीना है, जैसे जनवरी भी थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ था, फरवरी भी अभी तक मार्केट में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन थोड़ा थोड़ा बेटर हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बेटर हो रही हैं, बट बहुत ज्यादा नंबर बेटर नहीं हो रहा। उसका एक थोड़ा सा कारण मुझे ये भी लगता है कि वेदर भी इस साल थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं हाशा है। है, बिल्कुल। वेदर भी हार्श है, बाकी मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट तो लोगों का है ही डाउन है, फियर काफी है लोगों के अंदर, अनसर्टेनिटी काफी है। और उसके साथ जो लिस्टिंग्स हैं उनका जो प्राइस है, वो प्राइस में भी अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रही। प्राइस थोड़ा सा, जैसे हम यही कह सकते हैं कि स्लाइड डाउन ही कर रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ ही है ट्रेंड प्राइस का। अभी भी उसमें स्टेबिलिटी नहीं आई, मतलब जो अभी की आज की मार्केट का जो सिनेरियो है। तो इन्वेंट्री भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो सेल के ऊपर हैं, वो कोई नंबर उनका बढ़ रहा है इन्वेंट्री का, या अभी वो आसपास इन्वेंट्री का सेम ही नंबर है? भी नहीं दिनेश बढ़ रहा, और ना ही कोई नंबर ऑफ सेल्स में ज्यादा फर्क आ रहा है। जैसे मार्केट में आज की डेट में क्या लग रहा है कि मार्केट जैसे एक तरह खड़ नहीं जाती कि जो चीज हो रही है बस उतनी की हो उतनी रही की है, हो रही उतनी है। की हो रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही। ना तो कोई ज्यादा ड्रॉप की तरफ चेंज आ रही है, ना ही कोई ऊपर की तरफ कोई चेंज आ रही है। तो ये जो चीज है, इसका कारण क्या है, वो जो आज हमने टॉपिक लिया है, इसका इसके साथ थोड़ा सा रिलेशन है। जो हम बात आज करने जा रहे हैं कि जीटीए का जो रियल स्टेट का क्राइसिस है, क्राइसिस इसलिए हम इसका वर्ड यूज कर रहे हैं कि बहुत सी चीजें हैं दिनेश जो लोगों के लिए अब मैनेज करनी मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉलिसी या कोई भी किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। पिछले जो आपने देखा है इंटरेस्ट रेट के बारे में, उसमें भी कोई कोई चेंज चेंज नहीं नहीं होगा, है। कोई बिल्कुल चेंज नहीं या। है। आज पुनीत बता रहे थे कि इन्फ्लेशन नीचे हुआ है 2.3%। शायद। इन्फ्लेशन पर हमें कोई देखने में तो कोई चेंज नजर नहीं आ रही। नहीं, क्योंकि फूड प्राइसेस अप है, सिर्फ गैस प्राइसेस डाउन आई हैं। ओके, या तो मतलब फूड प्राइसेज अभी भी अप है, बहुत ज्यादा अप है। फूड प्राइसेज अप है मतलब। और कहने का मतलब ये है कि लोगों का जो अभी भी फाइनेंशियली कोई चीज बेटर नहीं हो रही है। और क्राइसिस का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज वो मैनेज नहीं कर पा रहे, और वो काफी लंबे टाइम तक चलती है। पहले तो वो एक छोटी प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अगर आज हम बात करें दिनेश, तो मेरे को एक चीज ये लग रही है। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें, कोई भी किसी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आज पूरे जीटीए में, अनटिल अनलेस बड़ी स्मॉल परसेंटेज है कि जिनकी सब्सटेंशियल डाउन पेमेंट थी उसमें, या पेड ऑफ प्रॉपर्टी या थी, तो परचेज कोई पहले की है, बहुत 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 पुरानी रीजनेबल, परचेज है, उसको वो रीफाइनेंस बात वगैरह अलग नहीं है। किया गया। पर पिछले 7-8 साल के अंदर जिनकी भी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन सभी का नेगेटिव कैश फ्लो है। बिल्कुल। कोई मेरा ख्याल पॉजिटिव कैश फ्लो वाली तो बात है नहीं अभी है किसी ही में, नहीं। राइट। मोस्टली प्रॉपर्टीज में नेगेटिव कैश फ्लो है, क्योंकि रेंट भी डे बाय डे नीचे जा रहा है, और प्राइसेस तो खैर ऑब्वियसली स्लाइडिंग डाउन है ही है, और इक्विटी उनकी नीचे जा रही है। और उसमें क्या है कि जब ये चीज हो रही है, नेगेटिव कैश फ्लो है, किसी का $400 किसी प्रॉपर्टी में पड़ रहा है, किसी का 1000 पड़ रहा है, किसी का 2000 पड़ रहा है। और कई तो ऐसे लोग हैं कि जिनके मतलब मॉर्गेजेस जैसे कह लो कि मेजर लेंडर से नहीं है,
जब मार्केट तेज थी तो उन्होंने बी लेंडर्स प्राइवेट मॉर्गेज लेकर प्रॉपर्टी ली हुई है, कईयों का 2-2 3-3 हजार डॉलर तक भी है जो नेगेटिव कैश फ्लो है प्रॉपर्टीज के अंदर। तो वो जो चीज है वो काफी टाइम तक तो मैनेज करते आ रहे थे। जब वो मैनेज नहीं कर पाते तो वो जो छोटी प्रॉब्लम है बढ़ती जाती है और एक टाइम पे जाकर वो मार्केट में एक तरह का क्राइसिस बन जाता है कि अब लोगों के लिए वो चीज को हैंडल करना मुश्किल हो गया। तो ये तो है रियल स्टेट क्राइसिस ये। और दूसरी एक जहां पे चीज हम आज बात करेंगे कि जो उनके प्रिंसिपल घर है वो भी इस तरफ को जा रहे हैं। कारण क्या है कि लोगों का हाउस होल्ड डेट काफी है। पुनीत, आप थोड़ा सा डाटा शेयर करें कि कनाडा की क्या सिचुएशन है हाउस होल्ड डेट के बारे में। तो हाउस होल्ड डेट एज, उससे पहले एक बात करते हैं रोहित, थोड़ा सा ये बताएं कि हाउस होल्ड डेट है क्या चीज। अपन जी लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा, हाउस होल्ड डेट है बेसिकली जैसे हमारे घर की मॉर्गेज आती है, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, घर को मैनेज करने में घर की इंश्योरेंस होगी, कुछ यूटिलिटी बिल्स हो गए, जो बेसिकली घर को मैनेज वाली चीजें लगती सिर्फ है जो घर को मैनेज करती हैं आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को छोड़ के। तो हाउस डेट उसको कहते हैं हाउस होल्ड डेट। ओके। अब आज की डेट में अभी पर्सनल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, खाने पीने की तो बात ही नहीं कर रहे, तो कैनेडियन ओवरऑल शायद उसमें से कुछ लोग हैं जो मैनेज करेंगे। ओवरऑल अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा सो दे आर बियॉन्ड देयर हाउस होल्ड डेट। मीनिंग अगर घर को ये सब एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए उनको जो है अगर $103 चाहिए, सो दे आर इवन बिलो दैट। एंड दिस इज द हाईएस्ट रेशियो अक्रॉस द होल ऑफ द कंट्रीज। सभी कंट्रीज में सबसे ऊपर है कनाडा, जिसका डेट जो है पर हाउस होल्ड इज हायर देन द इनकम कमिंग इन टू सपोर्ट दैट। पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो पुनीत आज लेकर आई है। दिनेश, बात करते हैं जरा। पुनीत, जरा बताना कि वर्ल्ड के जैसे जो काफी मेजर कंट्रीज हैं क्या परसेंटेज है उनकी हाउस होल्ड डेट की। तो सबसे पहले हम कनाडा की बात करते हैं। कनाडा इज 103%। कनाडा Which is highest in the world. हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। कनाडा का जो हाउस होल्ड डेट है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब है कि लेमैन लैंग्वेज में, रोहित मेरे को करेक्ट करना, कि सबसे ज्यादा लोगों के सर पे कर्जा कनाडा में है। एम आई राइट? और बिल्कुल सही है। और इसी से प्रवीण जी हमारा टॉपिक भी रिलेटेड है। शायद हो सकता है यही चीजें जो है लोगों को फोर्स कर रही हैं कि वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं एंड पीपल आर टॉकिंग कि यार मैं शायद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसको बैंकरप्सी कर दूं या मतलब किसी तरह से मैं से बाहर हो जाऊं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू मैनेज। कर्जा लोगों का इतना ज्यादा है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी 100 किलो वेट उठाने की है तो आपके ऊपर जो वेट है 100 किलो से ज्यादा का डाला गया है, और जो वो वेट है आपके ऊपर 100 से ज्यादा का है वो एवरी मंथ आपका बढ़ता जाता है वो वेट। और कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसी स्टेज आ जाती है दिनेश कि वो वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके पास गिरने के बिना कोई चॉइस नहीं रहती। आज का ये जो हमारा टॉपिक है इसी चीज के साथ है। कुछ कंट्री का डाटा बताएं पुनीत के क्या है कि कौन से कंट्री में क्या डेटा है। आप ही की एग्जांपल को भी अपने वेट वाले एग्जांपल दी, तो इसी को मैं एक बार दोबारा से कोरिलेट करूंगा इसी हाउस होल्ड डेट के साथ। अब जैसे $100 और $103 हर महीने क्या होता है, एक महीने तो मान लो मेरे को दिक्कत आई तो शायद मैंने कुछ पैसे आपसे ले लिए, मैनेज कर लिया। अगले महीने मैंने दिनेश से ले लिए, मैनेज कर लिया। कुछ महीने तक तो ये काम चलता रहता है ये सोच के शायद ठीक हो रहा है। पर चीजें जब मैनेज नहीं होती हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाती हैं, तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फिर वो फट जाती हैं, जो बबल होता है। तो उसी का नतीजा है कि लोग सोचते हैं फिर यार ये मैं इस प्रॉपर्टी से बाहर हो जाऊं, ये मैं अपना घर भी बैंक को दे दूं, छोड़ दूं, बैंकरप्सी कर दूं, क्योंकि वो चीजें मैनेज हो ही नहीं पा रही हैं उनसे। दो चीजें यहाँ देखने वाली हो गई। एक मतलब इससे सारी कन्वर्सेशन से कि एक तो जैसे आपने कहा कि कर्जा बहुत है, कर्जा बहुत होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती एज लॉन्ग एज आपकी इनकम उसको सपोर्ट कर रही है। आपके ऊपर मान लो कोई भी डेट हो सकता है 10 मिलियन 20 मिलियन, पर अगर आपका पॉजिटिव कैश फ्लो, आपकी जो इनकम है बिजनेस जॉब, अगर वहां से आप 15 20 50 हजार बना रहे हो, आप उसको पे ऑफ कर रहे हो, उनके जो मॉर्गेजेस उनके जो पेमेंट्स हैं उसके अलावा आपके पास बैकअप बच रहा है, तो फिर कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ अब सिचुएशन ये वर्ष है कि आपकी इनकम कम हो रही है, ठीक है, और आपका जो डेट है वो वहीं का वहीं खड़ा है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स फिक्स हैं। तो जब इनकम कम हो गई, वो इंस्टॉलमेंट फिक्स हैं, तो वो गैप आ गया। तो जैसा रोहित ने मेंशन किया कि वो आप उसको एक बार चला लोगे, 2 बार चला लोगे, एक टाइम से ज्यादा उसको लिंगर ऑन नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे वो डेट बढ़ता जाएगा
और फिर आपको कोई ना कोई उसका ऑल्टरनेट गेट रेट के लिए सोचना पड़ेगा। पुनीत, आप डेटा शेयर करना है कि यहाँ पे एक और हम थोड़ा सा बात करेंगे दिनेश, बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आज के लोग इस सिचुएशन में आए कैसे, थोड़ा सा बताएंगे आप, स्टैट्स क्या है? स्टैट्स अगला नंबर है यूके का। तो सबसे ज्यादा जो डेट है वो आप कनाडा, डाटा जो आप बता रहे हैं वो है कनाडा का दुनिया में, और दूसरे नंबर पे कंट्री कौन सा है? यूके 80%। यूके का, कनाडा का 103% है, हाँ जी, और यूके का जो है 80 80 80% है। मतलब कनाडा और यूके में भी 23% का डिफरेंस है। मतलब अगर दूसरे नंबर पे जो कंट्री है उसका डेट तकरीबन 23% हमसे नीचे है यूके में, और उसके बाद आता है यूएस 73%। यूएस का 73%। अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करें जहां से हमारा एक बहुत बड़ा, जैसे कह लो कि एक रिलेशन भी है और एक तरह से एक जैसी चीजें होती हैं, कनाडा में लोगों का डेट 103% है और यूएस में वो डेट है 73%। 30% लोगों का डेट ज्यादा है कनाडा में कंपेयर टू यूएस से। उसके बाद नंबर आता है जी फ्रांस का 63%। फ्रांस 63%, वो भी यूरोप में है, तो कहने का मतलब फ्रांस से हमारा जो डेट है 40% ज्यादा है। और उसके बाद चाइना 62%। चाइना 62। अगर हम बात करें अपने साउथ एशियन कंट्रीज की, इंडिया पाकिस्तान की, तो पुनीत वहां पे हमारे डेट की क्या रेशियो है? 37%। मतलब 50 से भी बहुत बहुत नीचे। बिल्कुल। तो इंडिया पाकिस्तान जो हमारे बैक होम कंट्रीज हैं वहां पे हमारी जो रेंट डेट की रेशियो है वो 35-40% के करीब हम लगा लें एवरेज। चलो बिल्कुल। तो कहने का मतलब कनाडा में आकर अगर हमें अच्छी सहूलतें मिली हैं, उसके साथ साथ हमारा कर्जा भी यहाँ तक गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसकी वजह से आज हम सभी लोग काफी परेशानी से गुजर रहे हैं। और कर्जा क्यों ज्यादा हुआ है उसके बारे में हम इसके बाद बात करते हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगी, मैक्सिको। हाँ जी, मैक्सिको छोटा सा कंट्री है बट उसमें ट्रेड बहुत अच्छा होता है। 16% है उसका जीडीपी। मैक्सिको में जो है, जो कि मतलब बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, हालांकि उसकी जो जीडीपी है इंडिया सॉरी कनाडा से कम है, काफी कम है, काफी कम है। हाँ। उसकी बट उसकी जो डेट रेशियो है वो 16% है, जो कि काफी कम है कनाडा के कंपैरेटिवली। कनाडा 103 और वहां पे 16% है। तो बेसिकली 16% तक का अमाउंट आप अपने डेट को पे करके बाकी का जो 84% आपके पास आपकी इनकम का पार्ट है वो आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। उससे लाइफस्टाइल बंदे का पता चलता है। और सेकेंडली प्रवीण जी, आप नोटिस करेंगे अगर उसका डेट इतना कम है तो ये सिग्नल करता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, क्योंकि बिजनेस है वहां पे आना जाना है लोगों का, चाहे टूरिज्म है, चाहे वहां से काफी यही कह लो कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और भी काफी चीजें ट्रेड में एक्सपोर्ट होता है, तो बिजनेस स्ट्रांग है, उसकी वजह से ही ये डेट जो है कम है। अब यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक बात करनी चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बात का 100% इस चीज का बिलीवर हूं। मैं इस चीज के लिए ऐसा नहीं कि किसी और को कहता हूं कि और किसी की गलती है, हम लोगों की गलती है क्योंकि कर्जा हम लोगों ने लिया है। आई 100% एग्री कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं। बट दूसरी बात एक यहाँ पे क्या चीज है कि दूसरी चीज यहाँ पे है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, जब चीजों को मॉनिटर करने की चीज थी, उनको बहुत लंबे टाइम तक पहले इग्नोर किया गया। ये जो 103% जो डेट बढ़ा है, ये ओवरनाइट डेट नहीं बढ़ा। अब मेरे पास स्टैट्स नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं कि अगर आज से 25 साल पहले देखा जाए तो आज से 25 साल कनाडा में डेट रेशियो क्या थी पहले। अगर आज से 25 साल पहले अगर आप रोहित देख सकेंगे कुछ डेटा, ये अगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी क्योंकि ये जो डेट बढ़ा है ओवर द पीरियड बढ़ा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी है उनको इतना लीनियंट रखा कि लोगों के लिए कर्ज लेना इतना इजी था कि हर आदमी कर्जा लेता गया, कर्जा बढ़ता गया, लोगों का कर्जा बढ़ता गया। और जब उनका कर्जा बढ़ गया, लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रॉपर्टीज लेते रहे, कहीं इधर बुक करा ली, कहीं इधर बुक करा ली। मतलब जो पैसे थे, जो लोन था, लोन आसानी से मिलता था। जब इनको लगा कि हमारी पॉलिसी की वजह से चीजें तो बिल्कुल बिखर रही हैं, तो सारी चीजों को इन्होंने एकदम आकर टाइट कर दिया। और अब क्या हो गया, वो टाइट करने का क्या नतीजा निकला कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है वो दिनेश ऑलमोस्ट एक तरह से खत्म हो गई।
मतलब हर आदमी इस तरह इतना प्रेशर में है आज की डेट में। दिनेश, मैं एक चीज बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, आप कहीं पे भी खड़े हो जाइए, किसी मॉल में खड़े हो जाइए, किसी आप कॉमन जगह पे खड़े हो जाइए, किसी आप पार्टी में खड़े हो जाइए, आप 10 लोगों से पूछें कि आज उनकी लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है या नहीं चल रही। मैं काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि 10 में से कम 9 लोग हो गए कहने वाले कि हाँ, उनकी लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो चल रही है। 100%। किसी के थोड़ी है, किसी के ज्यादा है। ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो क्राइसिस आज बना है, ये इसलिए बना है कि काफी लंबे टाइम तक चीजों को हमने पहले इग्नोर किया। सारी चीजें बहुत इजी थी। अब आप एक चीज देखिए दिनेश, अगर मैं थोड़ा पुराने टाइम को याद करूं, जब कोई भी प्रोजेक्ट्स आज की मार्केट में अगर बात करें तो सब आदमी यही बात कह रहे हैं कि कॉन्डो लेना तो जैसे एक तरह का बहुत बड़ा कर्स है, मतलब सुसाइड करने के बराबर। हाँ जी, मतलब इतना इस चीज को लोगों के अंदर डर पैदा हो चुका है। बट एक टाइम ऐसा भी था कि दिनेश, लोग फ्लोरों की फ्लोर्स बाय करते थे कॉन्डोज की। बिल्कुल राइट। और वो क्या था, इन्वेस्टर्स लाइन लगी रहती थी, लाइन पूरी फ्लोर। और बिल्डर्स का क्या था कि ये जो बंदा है पूरी फ्लोर बाय करेगा, हम इसको एलोकेशन देंगे, राइट। और मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो चीजें थी जब वो इस मार्केट में हो रही थी और लोगों ने फ्लोरों की फ्लोर्स बुक करा के, कई बाहर के लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगा के उसको सेल किया, पैसा बनाया भी, उस टाइम पे किसी ने भी उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और हुआ क्या कि पिछले टाइम के अंदर जो पहले क्या होता है, पहले जो आदमी समझदार होता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, वो सिस्टम का कहीं ना कहीं बेनिफिट लेता है। बिल्कुल। जब वो बेनिफिट लेता है तो एक जो आम एवरेज आदमी होता है तो उसको लगता है कि यार ये इतने बड़े लोग हैं, ये बेनिफिट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। और दिनेश, आजकल मैं कई ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा हूं, बात होती है कि उन बेचारों को कोई पता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। बिल्कुल सही और है। आज उनको मतलब क्लोज कराने के लिए उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी जो अप्रेजल्स कम आ रही हैं उसके बारे में उनके पास नहीं है। और जिन्होंने कुछ इधर से पैसे पूसे लेकर, बी लेंडर सी लेंडर पैसे लेकर उनको क्लोज कराया है, आज उनका 2-3 हजार डॉलर शॉर्टफॉल है उनका उस प्रॉपर्टी के अंदर। 3,000 वो अपने घर के, अपने बच्चों का, मतलब हर चीज काट के वो 2,500-3 हजार का जो शॉर्टफॉल है वो पूरा कर रहे हैं। और वो जो क्राइसिस है, क्योंकि वो पिछले 2-3 साल से करते आ रहे हैं, वो काफी टाइम तक तो उस चीज को मैनेज कर पा रहे थे, पर आज एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उनको फोर्स कर रहे हैं हम, हमारा सिस्टम उनको फोर्स कर रहा है टुवर्ड्स बैंकरप्सी प्रपोजल्स और इन चीजों की तरफ। मुझे ये लगता है कि जहां पे कोई ना कोई गवर्नमेंट को इंटरफियर करके कुछ पॉलिसीज में अमेंडमेंट करनी चाहिए, ताकि ये जो लोग ना समझ थे, जो इस गलत साइकिल में फंसे हैं, कि उनको किसी ना किसी तरह का कोई रिलीफ देना चाहिए। नहीं तो वो लोग मतलब बहुत ज्यादा, जैसे हम कह सकते हैं कि फैमिलीज हैं उनकी, वो सफर करेंगी यहाँ पे। बिल्कुल। और ये सिचुएशन जो है प्रवीण जी, आने वाले टाइम में अगर कंट्रोल ना की ना, बहुत तो ये खराब ही हो, बहुत वर्ष हो जाएगी। इट विल हैव लॉट ऑफ मोर इम्पैक्ट्स, जो शायद अभी हम चीजें देख भी नहीं पा रहे हैं, तो ये वहां तक जाके हिट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज देखो, हाँ, मैं वैसे चलो मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों की तरफ से बात कर रहे हैं या हमारे क्लाइंट्स या व्यूअर्स की तरफ से बात कर रहे हैं, गलती हमारी भी है, मैं इस चीज से बिल्कुल नहीं भागता, हम सभी लोगों का भी पार्ट है कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग थे उनको इन चीजों के बारे में इतनी नॉलेज और इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इनसे कहीं ज्यादा समझदार होते हैं इन चीजों के बारे में, और वो काफी लंबे समय तक देखते रहे कि ये जो चीजें हैं ठीक नहीं हो रही। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन चीजों को उन्हीं टाइम्स के ऊपर करेक्ट करना चाहिए था, उस टाइम पे इनके ऊपर एक्शन लेने चाहिए थे। अब आप एक चीज बताएं मेरे को दिनेश, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि लोग 2-2, 3-3 प्रॉपर्टी, 4-4 प्रॉपर्टी लोगों ने ली, ठीक है, और सभी के जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास है कि कौन आदमी कितनी प्रॉपर्टी ओन करता है, कोई हिडन चीज तो है नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल। राइट।
और उसके ऊपर कितनी मॉर्गेज रजिस्टर हुई, क्या प्रॉपर्टी का प्राइस है, ये सारा कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कोई इतना इसमें ऊपर नीचे की बात नहीं है। ये हमारे बैक होम्स की तरह कोई यहाँ पे कैश की इकोनॉमी नहीं है, कोई पैरेलल इकोनॉमी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी 1.1 मिलियन की बाई हुई है तो वो 1.1 की है, उसमें 3 लाख डिपॉजिट है, डाउन पेमेंट है 8 लाख की, मॉर्गेज है, रजिस्टर्ड हुई है, सारा कुछ ओपन है ये सारी चीजें। और आप उसके साथ एक चीज आप और देख रहे हो कि वो फैमिली है, वो फैमिली की हाउस होल्ड इनकम है सारी $1.5 लाख। तो वो बंदा 4 प्रॉपर्टीज को मैनेज कैसे कर पा रहा है, राइट? कहीं ना कहीं सिस्टम ने कोई गलत चीज की है ना, सिस्टम ने कहीं ना कहीं उन कई चीजों को इग्नोर किया है। अगर सिस्टम ने इग्नोर किया है तो आज हम लोगों को एकदम गला ना घोटे, आज उनको ना हम पेनलाइज करें इतना ज्यादा। हम ये भी बात से एग्री करें कि हमारे सिस्टम ने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजों को ओवरसी किया है, सिस्टम ने भी कई चीजों को नहीं देखा। तो अगर उस चीज को करेक्ट करना है तो उस चीज को स्टेप्स में धीरे धीरे करेक्ट करना चाहिए, ना कि जिस तरीके से आज लोगों के ऊपर प्रेशर है, लोगों को रात को नींद नहीं आ रही, लोग खाना नहीं खा पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन मेरा कहने का मतलब है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई ना कोई पॉलिसी जरूर ऐसी लेकर आनी चाहिए कि जहां पे लोगों को थोड़ा बहुत जो रिलीफ है वो मिलना चाहिए, ना कि उनको फोर्स किया जाए ऐसे स्टेप्स कर लेने के लिए जो कि बहुत से लोग लेना नहीं चाहते। तो यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए ब्रेक के बाद। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. Middle of a heat wave or a cold snap and your system taps out? Don't panic. One Touch HVAC is just a call away. Fast, friendly, and always ready, day or night. From quick fixes to full installs, we've got your comfort covered 24/7. Call 905-488-1654 or visit onetouchhvac.ca. One Touch is all it takes. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services.
Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. वेलकम बैक लाइव विद टीम अरोड़ा। सो ब्रेक में जाने से पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि जीटीए का जो रियल एस्टेट क्राइसिस है क्या वो लोगों को फोर्स कर रहा है बैंकरप्सी करने के लिए। तो ये हमारा एक लाइव प्रोग्राम है और प्रोग्राम के दौरान अगर आप इसमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें 647-484-0018 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल हो रियल एस्टेट के मुताबिक, आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर 416-910-8923 पे भी कॉल कर सकते हैं। तो प्रवीण जी, जैसे हम पीछे अपना ब्रेक में जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये जो क्राइसिस है, डे बाय डे लोगों के ऊपर डेट बढ़ता जा रहा है, इनकम उनकी कम होती जा रही है, वो लोगों को फोर्स कर रहा है कि एंड में जाके वो बैंकरप्सी करे। सो एक ये बात भी समझने वाली है भी कोई भी बंदा जो है, कोई भी है, वो अपनी मर्जी से या वैसे इन चीजों के लिए बैंकरप्सी नहीं करना चाहता। बट जैसे हमने अभी स्टैट्स देखे, जैसे हमने लोगों की इनकम को थोड़ा अंडरस्टैंड किया, तो हो ये रहा है कि धीरे धीरे वो डेट आपके ऊपर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है ताकि एक टाइम पे जाके आगे आपके लिए चीजें ब्रेक इवन करनी मुश्किल हो जाती हैं। फिर एक डेट को सर्व करने के लिए लोग दूसरा डेट लेते हैं जो कि ज्यादा डेंजरस होता जाता है। तो पुनीत, मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करना चाहता था कि जैसे हमने शेयर किया कि जो डेट रेशो है वो कनाडा के ऊपर पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली सबसे ज्यादा है। तो इसी तरह अगर हम दूसरा पार्ट देखें, अगर हम इनकम का पार्ट देखें, उसकी कोई बहुत अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई इस तरह के नहीं आ रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। उल्टा जो आईटी का एक सेक्टर था जिसमें थोड़ी सी जॉब्स अच्छी होती थी, हाईली पेड होती थी, उसमें भी अब सुनने में आया है कि एआई या दूसरी टेक्नोलॉजी की वजह से वो भी काफी लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारी इन्फ्लेशन है, इसके ऊपर कोई स्टैट्स या क्या है कि इन्फ्लेशन किस तरह की है अभी मार्केट में? तो इन्फ्लेशन का नंबर तो वैसे 2.3% आया, डाउन आया, डाउन अभी आया, बिल्कुल आया। लेकिन इसमें एक फैक्ट मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि G7 कंट्रीज जो हमारी हैं, among them Canada has the highest food inflation. हमारी फूड की प्राइसेस G7 कंट्रीज में सबसे ज्यादा है, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है, वो लग्जरी वाला पार्ट नहीं है, जो होनी ही होनी चाहिए भी, वो खर्चे तो आपके रहेंगे। बिल्कुल। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी कि टोरंटो में जितने भी फूड बैंक्स हैं, लास्ट 2 इयर्स में उनमें डिमांड बहुत बढ़ गई है। इवन जो जॉब कर रहे हैं, जो मॉर्गेज पे कर रहे हैं, वो भी वहां पे फूड बैंक में आते हैं खाना लेने के लिए। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। एक तो ये देखें, अगर चीज को देखें कि एक तो डेट आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, इनकम कम होती जा रही है, उसके अलावा जो आपकी बेसिक लाइफ की नेसेसिटी है, जो फूड है आपका सेगमेंट, उसके ऊपर भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और जिस तरह आप ये चीज शेयर कर रहे हैं कि जो लोग हाउस होल्ड ओन करते हैं, मॉर्गेज पे कर रहे हैं, पर बात वही है कि अगर उनके ऊपर डेट ही इतना ज्यादा है कि उनकी जो सारी इनकम है वो पे करके भी वो सिर्फ मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स ही नहीं पे कर पा रहे हैं पूरा, उसके लिए भी उनको फंड्स अरेंज करने पड़ रहे हैं। तो जो फूड है और फूड की जो इन्फ्लेशन है, उसके लिए उनको फूड बैंक्स पे जाना पड़ रहा है। तो ये एक चीज शो करता है कि कनाडा का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो किस प्रकार धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। और दिनेश जी, इस पे आप नोटिस करेंगे ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि फूड बैंक का मतलब जो है लोगों का बार बार वहां पे जाना, मतलब उनमें से डिमांड बढ़ना। क्योंकि आप नोटिस करोगे पिछले 2 साल में इमिग्रेशन जो है वो कम हुई है, कम हुई, बिल्कुल। तो इट मींस कि यहीं पे जो लोग रहते हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि भैया बाहर से 1 मिलियन इमिग्रेंट आ गया तो इसलिए फूड बैंक में लोग ज्यादा जाने चले गए। तो इनहेबिटेंट्स ऑफ कनाडा, जो यहाँ पे कैनेडियन लोग हैं, जो पीआर हैं, सिटीजन है, तो वो लोग जा रहे हैं फूड बैंक में, तो इट मींस इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो आपकी बात भी सही है, कहीं ना कहीं इनकम बहुत कम हुई है या लोगों की जॉब गई है, और साथ ही साथ डेट जो है डेट एज इट इज बढ़ता ही जा रहा है। और फिर वही चीज जैसे हमारा हो गया कि जो आपका एक मेजर पोर्शन है, अगर वो पूरा भी आप जो इनकम आपको आ रही है, अगर आप पूरी भी वो मॉर्गेज में पे कर दें, तब भी आपका डेट ज्यादा है। मैं एक दिन यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देनी चाहूंगा कि आई एम श्योर बहुत से हमारे व्यूअर्स इस कंट्री में काफ़ी टाइम से हैं, कई सेकंड जनरेशन, आई थिंक अब तो थर्ड जनरेशन्स भी आ चुकी हैं, राइट? मतलब काफ़ी टाइम से हैं।
हालांकि हम तो फर्स्ट जनरेशन है इस कंट्री में, और यहाँ पे जब हम आए हैं दिनेश जैसे 25-26 साल पहले, और तब से और अब में भी एक बहुत बड़ा फर्क है। अब आप एक चीज देखो, अगर आज की डेट में डेट रेशो 103% है, एक सिंपल सा मीनिंग है उसका जो मेरे को समझ आता है कि अगर आपकी इनकम $100 है, आपने देने $103 है, वो भी सिर्फ मॉर्गेज और दूसरे एक्सपेंस पे, मॉर्गेज और Right. घर को मेंटेन, बाकी सारे अलग पड़े हैं। हाँ, वो मतलब 15-20% और खर्चे हैं। $103 आपने देने हैं, सिर्फ जो आपका लोन है वो पे करना है हाँ जी। $103 में। और जबकि हम एक अक्सर बात करते हैं कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी जितने फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या और जो लोग हैं फाइनेंस की तरफ से, वो सुजेस्ट करते हैं कि आपकी 8-10% एवरी मंथ जो भी आपकी इनकम है वो सेविंग भी होनी चाहिए। सेविंग वाली तो बात ही खत्म हो चुकी है, उल्टा हो रहा है। सेविंग की तो आज की डेट में कोई बात ही नहीं करता। मतलब मेरे को स्टैट्स नहीं पता, आई डोंट नो बैंकों में कोई लोगों के पास है पैसा सेव करने के लिए, जब मुझे पता नहीं। खैर मेरे पास तो नहीं है। मतलब सभी का यही हाल है, मतलब सेविंग वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है हम सभी लोगों का। अब तो बात ये है कि जितना हमारा डेट है, हमारी इनकम उससे कम है। तो जब हमारे पास डेट ज्यादा है इनकम से, सेविंग वाली कोई बात नहीं है हमारे पास, तो हम चीजों को कैसे करेक्ट करेंगे? ये बड़ा एक सोचने वाला विषय है। और ये जो सिचुएशन है, हमारी गलती है, मैं हमेशा बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सिस्टम की भी चीजें कुछ ठीक नहीं थी। और अगर वो सिस्टम की चीजें ठीक नहीं थी, अब अगर हम अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको भी कुछ ना कुछ चीजें करनी चाहिए कि वो हमें इस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ हेल्प करें, ताकि इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। अगर लोगों की मेंटल सिचुएशन, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, फिजिकल हेल्थ दिनेश ठीक नहीं रहेगी, हेल्थ सिस्टम पे और बर्डन आएगा, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होएंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो फैमिली में पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है, पेरेंट्स डे एंड नाइट एक प्रेशर में जी रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर भी उसका वैसे ही इंपैक्ट आएगा। बच्चों की ग्रोथ, उनकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट करेगी। तो मुझे ये लगता है कि ये किसी के लिए अच्छा सिनेरियो नहीं है, ना लोगों के लिए, सरकार के लिए भी अच्छा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि लोग ठीक रहें, चीजें स्मूथली चलें। बट एक थोड़ा सा जो सैड पार्ट है, वो ये पार्ट है कि लोगों के ऊपर ही सिर्फ प्रेशर डाला जा रहा है, पॉलिसीज में कोई मेजर चेंज अभी तक है वो नजर नहीं आ रही। डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहे हैं डे बाय डे, और तरह के टैक्स बढ़ रहे हैं डे बाय डे, इंश्योरेंस बढ़ रही है, HST 13% है, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स। कम से कम कहीं ना कहीं लोगों को भी कुछ रिलीफ देना चाहिए सरकार को। तो रोहित, जैसे आप फाइनेंशियल मार्केट के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं, बैंक्स के साथ भी, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ भी आपकी रहती है, तो कोई आपको लग रहा है ऐसा किसी का इंफॉर्मेशन या उनका कोई अपना कि आने वाले टाइम में कोई इंटरेस्ट रेट को लेकर या कोई किसी और तरह की कोई चीज, कोई फाइनेंशियल मार्केट में कोई एक्टिविटी है, गवर्नमेंट इसके ऊपर को प्लान कर रही है कोई चेंज करने की, या जैसे वो कह रहे थे कि कुछ स्ट्रेस टेस्ट को शायद कुछ चेंज किया जाए उसमें कुछ लैंडिंग के लिए, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी या कोई चीज लग रही है आने वाले टाइम में हो सकती है? देखो दिनेश जी, ऐसी तो ना तो मतलब पॉसिबिलिटी कोई नजर आ रही है अभी। ओके। जितनी भी कह लो कि जितनी थोड़ी बहुत भी मुझे नॉलेज है फाइनेंशियल सेक्टर की, तो मैंने आज तक कभी कोई गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं देखी, ठीक है, ना ही किसी से सुना है कि गवर्नमेंट कुछ और स्टेप लेने वाली है। आइडली लेने चाहिए, पब्लिक चाहती है। पिछले आपने नोटिस किया, पिछले 6 महीने में शायद हमने एक ही स्टेप देखा जो इन्होंने प्री कंस्ट्रक्शन में जो है GST HST का रिबेट किया, पर वो भी जो है बिल नहीं पास हुआ। हाँ, अभी बिल नहीं पास वो हुआ, भी कंफ्यूजन में ही है। और आप देखोगे वो भी जो है वो भी फ्यूचर का काम है, तो उससे जो है लोगों को इमीडिएट रिलीफ नहीं मिल रहा। जो ऑलरेडी जिन्होंने ले रखे हैं उनको तो कोई उसका बेनिफिट नहीं हो रहा। तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा इमीडिएट रिलीफ मिले। इमीडिएट रिलीफ कैसे मिल सकता है?
या तो इंटरेस्ट रेट और कम हो, लोन की पेमेंट कम हो, कोई प्रॉपर्टी टैक्स कम हो जाए, इंश्योरेंस कम हो, जो लोग अभी दे रहे हैं तो वो चीजें कम हो जाए। यहाँ लोग रीसेल में घर बाय करें, कुछ लैंड ट्रांसफर टैक्स में रिबेट मिल जाए, भाई गवर्नमेंट ने कह दिया 6 महीने साल 2 साल हम लेंगे ही नहीं, या कम लेंगे, मतलब डिपेंडिंग ऑन दी इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, सारे सेगमेंट को थोड़ा बेनिफिट हो और जो एग्जिस्टिंग लोग सफर कर रहे हैं उनको भी कोई रिलीफ आए। और फिर खाली ये सी इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे नहीं आ रहा, इसके साथ काफी इंडस्ट्रीज और भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो हम बैकवर्ड इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो उसमें भी बड़ा स्लम्प आया हुआ है। मार्केट चाहे फिर वो बैंकों का अपना बिजनेस है, मॉर्गेज वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, मटेरियल वाले हैं, तो सब पे ही इम्पैक्ट है उस चीज का। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को, सर्कल में तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए। अब एडवाइस भी लोग करते हैं ऊपर जो इकोनॉमिस्ट हैं। अब गवर्नमेंट कब लेगी, अभी लेगी कि 2 महीने बाद लेगी, 6 महीने, यू नेवर नो। एक बात ये भी चलती है कि शायद हो सकता है गवर्नमेंट जो अमोर्टाइजेशन होती है हमारी पेमेंट की 30 ईयर्स से उसको 40 ईयर्स पे ले जाए, ठीक है ना। पर अभी वही है कि बातें ही हैं सिर्फ, तो कंक्रीट कुछ नहीं है। अब आप एक ही बताओ रोहित, यहाँ पे चलो आज इस बात पे हम चर्चा कर ही रहे हैं, आप एक MLI सेलेक्ट प्रोग्राम पे काम करते हो, राइट, इन्वेस्टर्स का, राइट। उसमें जहां तक मेरी नॉलेज है कि जो CMSC है, जो इंश्योर्ड मॉर्गेज है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है 1% दूसरों के कंपैरेटिवली, कुछ ऐसी चीज भी है उसमें? देखो उसमें MLI में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कन्वेंशनली वो प्रोडक्ट है कॉमर्शियल का। हाँ जी, बेसिकली इट्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, यू आर बाइंग अ बिल्डिंग, राइट, ठीक है ना। वैसे जैसे आप कमर्शियल ऑफिस बाय करते हो, इट्स समथिंग सिमिलर टू दैट। पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल से भी कम हो जाता है, उसके आसपास आया था। जैसे अगर चलो कहने का मतलब कुछ ना कुछ रिलीफ है, कोई ना कोई उन्होंने अगर अल्टरनेट वहाँ ढूंढा है पे, उसको मूवमेंट करने के लिए। अगर वहां पे रिलीफ है तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम बायर है, जिनकी इंश्योर्ड मॉर्गेज है, उनको क्यों नहीं रिलीफ दिया जा सकता 1% का? बिल्कुल देना चाहिए, राइट। अगर हम चाहते ही हैं कि लोगों को भी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हम करते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, तो वहां पे हम क्यों नहीं उनको रिलीफ देते हैं थोड़ा सा, ताकि लोगों को कम से कम कहीं ना कहीं से चीजों का तो रिलीफ मिले। बिल्कुल सही। और इसी पे मेरा दूसरा ये भी पॉइंट है, फिर उसमें MLA में प्रवीण जी आपको पता है अमोर्टाइजेशन जो है वो 50 साल की होती है। हाँ जी, 50 साल इज अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। आपकी जो है मंथली पेमेंट बहुत कम हो जाती है, हाँ बिल्कुल, और ऑलमोस्ट आधी रह जाती है। यहाँ पे हम 30 साल की बात करते हैं, तो कहाँ 30 साल कहाँ 50 साल। तो वो एक, अगर ऐसी कुछ गवर्नमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे, हाँ, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दे आगे, अमोर्टाइजेशन और लंबी हो सिर्फ जाए, अकेला प्रिंसिपल पे कर दे, हाँ इन्वेस्टमेंट पे ना करें। राइट राइट, बिल्कुल, कि जो प्रिंसिपल रेजिडेंस है, ताकि लोगों को रहने के लिए घर तो एटलीस्ट नसीब होए। देखो फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि जो प्रिंसिपल रेजिडेंस है उसके ऊपर तो इनको लॉज जो है और नरम कर देने चाहिए। इजी कर देंगे। आप सेकंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चाहे 20 का 25% भी कर दो डाउन पेमेंट, हाँ, 25-50 जो भी इनको जो लगे भी करना है, हाँ। क्योंकि भैया वो फिर वो बात की बात है। एटलीस्ट हर इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, वो घर तो अपना ले पाए, अफोर्ड कर पाए उसको। हाँ, इन्होंने वो सारी चीजें ना एक ही तरह कर रखी हैं। हाँ, उसमें कोई फर्क ही नहीं आता, उसका लैंड ट्रांसफर भी उतना ही, उसकी बाकी चीजें भी उतनी, उसका प्रॉपर्टी टैक्स भी उतना ही। हाँ, तो ये चीजों में जब तक गवर्नमेंट कुछ इंप्लीमेंट अभी नहीं करती है, क्योंकि अब चीजें जो है बियॉन्ड दी आम पब्लिक हो चुकी हैं, तो गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी तो उसके बाद थोड़ा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें। और दूसरी चीज है कि यहाँ ये भी देखने वाली है कि जो बैंक्रप्सी का प्रोसीजर है, जब लेंडर के पास प्रॉपर्टी चली जाती है, लेंडर भी कोई बहुत खुश नहीं है इस प्रोसेस से कि उनके पास प्रॉपर्टी आए फिर वो इसको सेल करते फिरे। उनको मतलब है कि सीधा सीधा हमारी पेमेंट बंदी हो, बंदा हमारी पेमेंट देता रहे, वो घर लेता रहे, ताकि उनका भी आगे का सर्कल चलता रहे। वो भी इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये टफ टाइम है। बिल्कुल, लेंडर कभी भी जो है ना, चाहे वो A हो, B हो, C हो, लेंडर कभी भी पैसा इसलिए नहीं देता कि कल को भैया मैं ये प्रॉपर्टी बेचूंगा, पैसे रिकवर कर लूंगा। तभी इसके ऊपर इतने इफ एंड बट्स चेक्स लगाए जाते हैं, इनकम ये होनी चाहिए, पैरामीटर्स ये होने चाहिए। वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि लेंडर हमेशा ही चाहता है कि भैया मैंने अगर 2% 4% इंटरेस्ट पे पैसे दिए हैं, मेरे को मंथली पैसे आए और मेरी पेमेंट 5-10 साल में जो भी टाइम उस पीरियड में पूरी हो जाए। सो दैट इज जस्ट द लास्ट रिजॉर्ट। तो आपकी बात सही है, प्रोसेस को एंजॉय कोई नहीं करता है, पर अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भैया एक नहीं, दो नहीं, इतनी बैंक्रप्सीज हो रही हैं और लोग इतने मतलब सोची बैठे हैं कि हम लोग करेंगे, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। तो जब तक गवर्नमेंट जंप नहीं करती है, क्योंकि इट्स अ मेजर डिसीजन। हाँ, तो ऑब्वियसली ये डेटा सारी चीजें वो भी एनालाइज करते हैं, चीजें देखते हैं, तो आगे कहाँ तक चीजें सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है।
आई थिंक दिनेश, वक्त हो चुका है हमारा शो का, आज काफी टाइम हो गया, तो लिस्टिंग्स के बारे में भी जरा जानकारी दें अपने व्यूअर्स। श्योर। तो लिस्टिंग्स हैं। आयमन, आपने लिस्टिंग्स भेज दी हैं? अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. Middle of a heat wave or a cold snap and your system taps out? Don't panic. One Touch HVAC is just a call away. Fast, friendly, and always ready, day or night. From quick fixes to full installs, we've got your comfort covered 24/7. Call 905-488-1654 or visit onetouchhvac.ca. One Touch is all it takes. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. वेलकम बैक। सो लाइव विद टीम अरोड़ा। तो जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ अच्छी लिस्टिंग्स जो मार्केट में हमारी अवेलेबल हैं। तो इन प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-910-8923। सो पहली जो हमारी लिस्टिंग है वो रेल रोड के ऊपर है। तो आयमन, अगर आप वो रेंडरिंग दिखा सकें, 59 रेल रोड स्ट्रीट। सो दिनेश जी, 59 रेल रोड स्ट्रीट, ये ब्रैम्पटन के जिसको भी कम्यूट के लिए गो ट्रेन चाहिए और ब्रैम्पटन डाउनटाउन का मजा चाहिए तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पास में, वॉकिंग डिस्टेंस टू ब्रैम्पटन गो स्टेशन एंड डाउनटाउन ब्रैम्पटन। और एक अच्छी चीज मैं सबको बतानी चाहूंगा, ये जो पर्टिकुलर पॉकेट है ना दिनेश जी, दिस हैज बीन अप्रूव्ड फॉर हाई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। तो आने वाले टाइम में आई डोंट नो, साल 2 साल 3 साल में तो यहाँ पे काफी हाई रेस कॉन्डो आने वाले हैं। तो कोई इन्वेस्टर हो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और कि फर्स्ट टाइम बायर हो, क्योंकि ब्रैम्पटन डाउनटाउन में डिटैच घर से बिलो 700,000
सो दैट इज अ ग्रेट प्राइस, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी और उनके लिए भी फर्स्ट टाइम बने। तो सेकंड प्रॉपर्टी है, आई मीन आप दिखाएंगे जरा, 305 गार्नर रोड, हैमिल्टन। अमन जी, अब इसकी फ्रंट पिक्चर देख रहे हैं दिनेश जी। सो ब्यूटीफुल टाउन हाउस, 4 बेडरूम 3 बाथरूम, अमेजिंग। सो इसके बाद प्रॉपर्टी हमारे पास कैम्ब्रिज में, दैट इज ऑल्सो टाउन हाउस, 144 क्वींसबुक क्रेसेंट। बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है ये कैम्ब्रिज में, 3 बेड और 3 बाथ का टाउन हाउस है, एंड लिस्टेड फॉर 799। इसके बाद प्रॉपर्टी लेके आए हैं, अगेन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए डिलाइटफुल प्रॉपर्टी है, इन मिसिसागा, सॉरी इन ब्रैम्पटन, राइट ऑन स्टील्स एंड जेम्स पॉटर, दैट इज 12 गैटलिन स्ट्रीट। इट्स अ 3+1 बेड 4 bath with great living area, family area, and a spacious kitchen and a deck also with backyard, listed for 799। इसी सिमिलर पॉकेट में ही जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट वी हैव गॉट अनदर प्रॉपर्टी, ब्यूटीफुल डन, 56 एरिजोना ड्राइव। आई रिपीट, 56 एरिजोना ड्राइव। दिस इज ऑल्सो 3+1 बेड 4 bath एंड लिस्टेड फॉर 829। इन प्रॉपर्टीज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो टीम अरोड़ा के ऑफिस में कभी भी फोन करें। तो जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में 4 हम्बरस्टोन क्रेसेंट। जो 4 हम्बरस्टोन क्रेसेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंगल कार गैराज डिटैच घर है, 2000 स्क्वायर फीट अपस्टेयर्स। इसमें आपको मिलेगी फिनिश्ड बेसमेंट अपार्टमेंट 2 बेडरूम का, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मेफील्ड एंड क्रेडिट व्यू रोड। तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है किसी फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए जो देख रहे हैं रेंटल इनकम बेसमेंट से। तो नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर्टी है वो भी हम लेके आए हैं ब्रैम्पटन में ही, दैट इज 13 रिबन ड्राइव ब्रैम्पटन। ये आपको प्रॉपर्टी मिलेगी सैंडरिंगम वेलिंगटन के एरिया में, ब्रैमलियर रोड एंड सैंडलवुड पार्कवे के पास। अब इस प्रॉपर्टी का फीचर ये है कि इसमें आपको बेसमेंट में आपको अपार्टमेंट मिलेगा 3 बेडरूम का, फिनिश्ड अपार्टमेंट 3 बेडरूम का। दैट मीन्स आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। एंड अपस्टेयर्स आपको 4 बेडरूम मिलते हैं, एंड द टोटल स्क्वायर फीटेज इज अपस्टेयर इज ऑलमोस्ट 2400 स्क्वायर फीट। Excellent opportunity for first time home buyers, or you can say investor as well. नेक्स्ट जो हमारी लिस्टिंग है ये है 177 फंडेंगो ड्राइव। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये ब्रैम्पटन का क्रेडिट वैली का नेबरहुड है, उस के अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। 4 बेडरूम का ये डिटैच घर डबल डोर एंट्री के साथ, और इसमें 1 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट रेंटल इनकम के साथ इस प्रॉपर्टी के अंदर बनी हुई है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट लिस्टिंग है वो भी क्रेडिट वैली एरिया के अंदर 19 टील क्रेस्ट सर्कल। तो ये जो 19 टील क्रेस्ट सर्कल के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, डबल कार गैराज फुली डिटैच हाउस, और इस प्रॉपर्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 4 बेडरूम की फुली डिटैच प्रॉपर्टी है और 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस इस प्रॉपर्टी के अंदर बनी हुई है, जहां से आप डे 1 $1800 से $2000 तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा ओपन हाउस भी रहेगा, बट ओपन हाउस के अलावा किसी और टाइम भी आप ये प्रॉपर्टी देखना चाहें, अगर आप अपसाइज करना चाहते हैं किसी टाउन हाउस, सेमी डिटैच या सिंगल कार गैराज डिटैच से डबल कार गैराज डिटैच के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लिस्टिंग है वो है 28 वर्क ग्रीन पार्कवे। ये जो 28 वर्क ग्रीन पार्कवे है, ये भी ब्रैम्पटन का एक प्रीमियम नेबरहुड जो मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव का है, उसमें ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। सिर्फ 4 से 5 साल ये प्रॉपर्टी पुरानी है। फुली अपग्रेडेड प्रॉपर्टी जिसमें सेपरेट लिविंग, डाइनिंग, इसके साथ साथ आपको ऑफिस स्पेस, 4 बेडरूम, लॉफ्ट और बेसमेंट इसकी अनफिनिश्ड है। सेपरेट साइड एंट्रेंस बिल्डर से इसकी बनी हुई है, और फुली अपग्रेडेड इसके अंदर किचन है इस प्रॉपर्टी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी लिस्टिंग है वो है 9 बर्जन स्ट्रीट। ये जो 9 बर्जन स्ट्रीट है ये फुली डिटैच एक घर है, और क्रेडिट वैली का जो नेबरहुड है ब्रैम्पटन का, उसमें ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है।
इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि इस नेबरहुड में सारी प्रॉपर्टी डिटैच हैं, कोई भी यहाँ टाउन हाउस या सेमी छोटी प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी 5 बेडरूम की प्रॉपर्टी है। मोस्टली जो हम घर हमारे आते हैं सेल के ऊपर वो 4 बेडरूम के होते हैं। ये 5 बेडरूम का फुली डिटैच घर है और फुली अपग्रेडेड प्रॉपर्टी है ये भी। अगर आप लग्जरी किसी प्रॉपर्टी के अंदर अपसाइज करना चाहते हैं तो 1 एलामेडा स्ट्रीट के ऊपर जो कि स्टील और फाइनेंशियल का नेबरहुड है, 1 एलामेडा स्ट्रीट ब्रैम्पटन, अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखें तो 70 फीट का वाइडर लॉट है, फुली लैंडस्केप्ड है ये प्रॉपर्टी। 2 बेडरूम की इसके अंदर लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है एज ए सेकेंड ड्वेलिंग और फुली डिटैच प्रॉपर्टी, वाइडर ड्राइवे, 70 फीट का लॉट, बैकिंग टू रवीन और बहुत सारे अपग्रेड इस प्रॉपर्टी के अंदर हैं। सो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। इसके अलावा प्रवीण जी एक विटकॉम्बी पे प्रॉपर्टी है हमारी 23 विटकॉम्बी वे, थोड़ा इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। 23 विटकॉम्बी है दिनेश, ये जो प्रॉपर्टी है बंगलो है पुशलिंक एरिया में। और जैसे जो कोई हमारे व्यूअर्स बंगलो में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सिटी से हटके लेना चाहते हैं, आयमन अगर आप विटकॉम्बी की दिखाएंगे पिक्चर तो, और जैसे आप देख रहे हैं 3 कार गराज है, रवीन लॉट है, ये जो बंगलो है की स्ट्रीट है, इसके ऊपर बड़े थोड़े घर है, बड़ा एक्सक्लूसिव सा नेबरहुड है। और ये जो प्रॉपर्टी है जैसे सेकंड टाइम थर्ड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। इसके साथ दिनेश 2 और प्रॉपर्टीज हैं जो हम लेकर आए हैं। एक तो है 22 फोर्डहैम, आयमन अगर ये दिखाएंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है सेमी डिटैच है अपने फाइनेंशियल ड्राइव और मिसिसागा रोड वाले एरिया में। और ये जो सेमी डिटैच है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये जो सेमी डिटैच है काफी अच्छे फीचर्स हैं, फुली अपग्रेडेड है, जस्ट लाइक ए मॉडल होम की तरह है। और प्राइस भी इसका काफी अट्रैक्टिव है, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। इसी के साथ एक और माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के बिल्कुल पास ब्रैम्पटन में हम एक प्रॉपर्टी और डिटैच घर विद फिनिश बेसमेंट अपार्टमेंट 9 वैली हेज, अगर आयमन आप उसकी पिक्चर दिखा सकें, ये प्रॉपर्टी आई थिंक दिनेश कल को आ जाएगी मार्केट में, 9 वैली हेज। ये जो है सेकंड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन का आपको जरूरत रहेगी, अगर आपने कम्यूट करना है, कम्यूटिंग के लिए तो डाउनटाउन वगैरह जैसे काफी लोग जाते हैं, तो उनके लिए ये जो प्रॉपर्टी है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बेसमेंट भी जो है इसकी बनी हुई है, रेंटल इनकम का भी इसके अंदर पोटेंशियल है। आयमन अगर आप 9 वैली हेज की पिक्चर है तो आप दिखा दीजिए। आई थिंक ये जो है लिस्टिंग्स आज की डेट में इतनी ही हैं दिनेश हमारी। तो ये तो कुछ लिस्टिंग हम आपके साथ हमने शेयर की हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी रेजिडेंशियल कमर्शियल की लिस्टिंग और प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो अगर आप कोई इस तरह की कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कोई बिजनेस देख रहे हैं, या कोई प्री कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हैं, या रीसेल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी कोई सेल करना चाहते हैं, या अपने रियल एस्टेट के रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करें 4169108923, या आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। डेरी और मैक्लॉगलन के ऊपर हमारा ऑफिस है। और इस तरह की हम अगली इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे फिर आपके साथ एक बार जुड़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब्बा खैर। थैंक यू।